प्रिय श्रोताओं, हम लोगों ने इसके पहले स्वामिनी प्रेमचंद जी की कहानी, उसका आधा हिस्सा लगभग पहले सुना था और भाग 1 करके मैंने डाला और दूसरा भाग 2 स्वामिनी कहानी प्रेमचंद जी की भाग 2 आप देखेंगे। इसमें आपने देखा कि जो मथुरा है वो बाहर जाने को तैयार है, तो जो प्यारी है उसमें बहुत दुख होता है कि वो साथ साथ रहते थे और ये चले जा रहे हैं, शायद वो मेरी वजह से चले जा रहे हैं। तो उनको रोकने का प्रयत्न करती है और कहती है कि रुक जाओ, और अगर मेरी वजह से जा रहे हो तो मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी, तुम्हारा स्वामित्व तो है और तुम रहो। लेकिन वो नहीं मानता है, समझाता अपनी भाभी को कि ऐसा नहीं है, मुझे जाना है। तो वो फिर वो उसको जाने को मना नहीं करती है कि जैसी इच्छा है वैसा करो। यहीं से कहानी का आरंभ होता है कि वो किस तरह से रोकर दुखी होकर के अपने देवर देवरानी को परदेश भेजती हैं और फिर अकेली पड़ जाती हैं। बहुत दुख होता है उसे, क्योंकि वो विधवा थी और अकेली, जब ये लोग भी चले गए तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। कई दिन तक खाना नहीं खाती है। फिर अंत भी फिर सुखद होता है। उनका एक जो घर में कार्य करने वाला सेवक होता है वो बहुत ही वफादार होता है। फिर उसी के सहारे से वो जो है वहाँ पर रहना आरंभ करती हैं। इस तरह से जो अंत है वो सहारा देता है व्यक्ति, तो अंत जो है सुखद हो जाता है। तो चलिए हम कहानी प्रेमचंद जी के शब्दों में सुनते हैं। प्यारी ने मथुरा की बात सुनकर के आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर तक आधी मिले सारी के लिए ना धावना चाहिए, भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार और हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, मैं पड़ी रहूँगी। मथुरा आर्धकंठ होकर बोला, भाभी ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले ये घर तो अब तक चला है, नहीं रसातल को चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों के जाने दो, भगवान ने चाहा तो फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए बराबर खर्च वर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन? यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़े लिखेंगे? बच्चों के बिना इनका जी भी ना लगेगा। दौड़ दौड़ कर आएंगे तो सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने ही सारे घर का खर्चा हो जाएगा, आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी ले चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी वह बंधन रहा तो जाने से फायदा क्या? बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ सारा कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि एक दिन पहले ही रामप्यारी ने रात भर जाग करके हलवा पूरियां बनाई। जब से इस घर में आई है कभी एक दिन के लिए भी अकेले रहने का अवसर नहीं मिला। दोनों बहनें सदा सदैव साथ रहती। आज उस भयंकर अवसर पर सामने आते देख करके प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हैं। तो उसके जी में आता वह भी इस बात निर्द्वंद रहे, मोह और ममता के पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खाद्य को खा खा कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही हो। नई नई चीज़ों को देखने, नई दुनिया में विचरने उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिर पर सारे प्रबंध का भार, धोबी के घर से सब कपड़े आए या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए ज़रूरत होगी, एक बच्चे की खांसी आ रही है, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे हैं, उन दोनों को औषधियों का पीसना कूटना, सैकड़ों ही काम में व्यस्त किए हुए थे।
लड़कोरी न होकर भी वह बच्चों के लिए पालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों के बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। कभी उनके साथ खेलना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें, बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो ये नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव से चंचल होते हैं। इन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। धेले का एक खिलौना 1000 गुड़ियों से बढ़कर होता है। दुलारी उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए, जिसमें वो दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर के लिए यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी। किससे हंसेगी, बोलेगी, ये सोचकर उसका हृदय कांप रहा था। ज्यों ज्यों समय निकट आता उसकी वृत्तियाँ शिथिल होती जाती। यह कोई काम करते करते जैसे खो जाती और अपलक नेत्रों से किसी बिंदु को और ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में आकर थोड़ा रो आती थी। मन को समझा रही थी, ये लोग अपने होते हुए क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने को नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का समूह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी ऐसे निठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भगदड़ में उनके उन बातों का मौका न मिला। मथुरा दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रही। वह इतनी विह्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। जाने के बाद कई दिन तक वह मूर्छित सी पड़ी रही। घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हल चाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो। कब तक इसी तरह पड़ी रहोगी। इस तरह से तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी दे देती, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा था। जान पड़ता था जोखू की स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कमजोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी, तो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, ये काम करने को क्यों नहीं जाता, मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। मगर उसे झिड़क देने के जी नहीं चाहा। उसे इस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगी। अब खेती सारे भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व या ढोल बजाकर अपना पराजय स्वीकार न कर सकता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को उत्तेजना मिली। वह समझता है कि मैं आश्रय बैठी हूँ, यहाँ उसका भी खिलाने का दावा रखती हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। मुझे अगर मेरी चिंता नहीं है, उसे अगर मेरी चिंता नहीं है, तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष कोई काम नहीं है। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी का काम लगी रहती। खरबूजे बोए, वह खूब पहले बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी के मनोवृत्तियों में एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह साफ सुथरे कपड़े पहनती, मांग चोटी और से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों से भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते सामने उसने अपनी गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को खींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकासी की नालियां बंद हो गई थीं। सागर में पानी जमा होने लगा और अब हल्की हल्की लहरें भी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोगी ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल के झंझट कौन रखे।
जोखू अब कुछ दिनों के काम करने मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हील बहाने करता, अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रहकर रह सकती थी, इसलिए वो इसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ ना ही होता है। खेत आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोगी ने समझा प्यारी बिगड़ रही है, उसने अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा तो तारीफ होगी, यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए जो उचुआ के खेत पड़े सूख रहे थे, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे न पहुंचता तो कोई और आकर छींक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊँख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंस कर बोली, अरे तो मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ पागल, मैं तो ये कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो को कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल से कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम्हें अंतरे दिन रहते हैं और पूछा जाता था तो कहते थे कि जुर आ गया, पेट में दर्द था। जो कुछ झिपता हुआ बोला, वह बातें थीं, सब मालिक लोग चाहते थे कि उसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही हाथ है, मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोकू, तुम बहुत करोगे, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम यहाँ बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर लिया। बोली, तो इतनी रात के चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोगी ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट को तो होता नहीं, सगाई कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ 1 जून में, पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोकू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध सेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो, खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आध सेर सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उपले पर सेक कर कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोकू, तब तो सारी रात ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोकू, जरा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठूं। जोगू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई ज़रूरत नहीं है, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए, खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोगू ने अपनी विशाल कंधे पे फावड़ा रखते हुए, जब सबका होगा तो मेरा होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा डूब जाएगा, मैं क्यों पीछे रहूं। बाबा के ज़माने से 5 बीघे कम नहीं रोपा जाता था। बिरजे बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे बढ़ा दिए हैं। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ। मैं 5 बीघे से कम नास लगाऊंगा। तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा। चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आध सेर रह गए, आध सेर में रह गए। एक दिन तौलो तब मालूम हो, तौला है, बड़े खाने वाले हैं। मैं कह देती हूँ ध्यान ना रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान हूँगा ना, ये देख किस काम का आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जो खुद जी में उबने का अनुभव ना हुआ, कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं रहूँगा तो और भी जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सुस्ती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी के हार कर कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोकू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोकू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात छोड़ दी, फिर बार बार छेड़ दी। मालकिन, किससे सगाई कर लो, यहाँ मैं ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी शर्त लगाई,
ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जो जोगू, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वो गहना ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों को ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो जोगू? मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की क्या कहोगे? तो जरूर बिगड़ूंगी जोगू, मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे और ढकलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोगू, मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो और ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो मैं करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। तो श्रोताओं, ये हृदय को स्पर्श करने वाली, रोमांचित करने वाली कहानी आशा है सबको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आगे मिलते हैं।